फॉलोइंग आर द फिगर्स असर्टेन द लॉस सफर्ड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2015 को, और उसके बाद स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है। तो और फायर रिकॉर्ड हो रही है 27 अगस्त 2016 को, यानी 16-17 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें फायर रिकॉर्ड हो रही है, जो कि बिगेन होगा 1 अप्रैल 2016 से। ठीक है। तो ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा फॉर ट्रेडिंग पीरियड, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम उस पीरियड का जो पहला स्टॉक दे रखा है ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, एंड दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 2015-16, यानी लास्ट कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर जिसको हम ट्रेडिंग में यूज करते हैं, वो गिवन है, सेल्स गिवन है। ठीक है। परचेजेस अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2016 से लेकर डेट ऑफ फायर तक गिवन है। ये परचेजेस आपकी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाते हैं वो कब से कब तक बनाते हैं, जिस साल फायर अकर्ड हुई है उस साल के बिगनिंग से लेके टू द डेट ऑफ फायर। ठीक है। परचेजेस दे रखी हैं, सेल्स दे रखी हैं। ठीक है। फायर ऑल्सो ब्रोक आउट ऑन 21 जनवरी 2016। तो अगर कोई एडिशनल फायर के थ्रू लॉस दे रखा है जो आपका ट्रेडिंग पीरियड से रिलेटेड है, तो हम उसको ट्रेडिंग पीरियड में जैसे कंसिडर करते हैं वहां पे वैसे करेंगे। ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर कि अगर कोई लॉस बाय फायर होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस जो है वो हम या तो परचेजेस से डिडक्ट करते हैं, या फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में शो करते हैं लॉस बाय फायर। ठीक है। ये हम अगर ये किससे रिलेटेड गिवन होगा, इफ इट इज गिवन रिलेटेड टू ट्रेडिंग पीरियड, तो ये 21 जनवरी 2016 को जो एक और फायर की बात बताई गई है यहाँ पर, दिस इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग पीरियड। ठीक है। तो ये वाली जो लॉस बाय फायर है वो हम कंसिडर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, जो 21 जनवरी 2016 का दे रखा है। देयर वाज अ प्रैक्टिस इन द कंपनी टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। अब देखो ये पॉइंट हमने आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें ये सेंड किया था, लेकिन हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो जो हम स्टॉक को कंसिडर करते हैं वो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो अगर कंपनी की ये प्रैक्टिस है कि वो अपना स्टॉक ओवर वैल्यू करता है या अंडर वैल्यू करता है, तो हम उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे लाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी की ये प्रैक्टिस थी कि वो अपना स्टॉक 10% कम पे वैल्यू करता था। ठीक है। तो हमें जो है फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम हमें जो लेना है वो ओरिजिनल कॉस्ट लेना है। मोहन। हमें कंसिडर करना है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है। क्लियर है ये बात, ये पॉइंट क्लियर है। तो अगर अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन छोटा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। आपको एक स्टॉक की वैल्यू गिवन होगी और ये बोला होगा कि अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे स्टॉक क्या हो सकता है। ठीक है। तो दिस कैन बी वन क्वेश्चन। तो यहाँ पर कॉस्ट लेस 10% पे वैल्यू करते थे। ऑल ऑफ अ सडन दिस प्रैक्टिस वाज चेंज एंड स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 10%। ठीक है। तो यहाँ पर पहले ओपनिंग स्टॉक जो मतलब इनिशियली जो कंपनी की पॉलिसी थी वो 10% कम पे वैल्यू करते थे स्टॉक को, और उसके बाद फिर 10% ज़्यादा पे वैल्यू करने लगे, ओवर वैल्यूएशन करने लगे। तो यानी ओपनिंग स्टॉक जो है वो 10% कम पे वैल्यूड है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10% ज़्यादा पे वैल्यूड है, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है वो चेंज की गई है 2016 में, मार्च 2016 को। और उस टाइम से फिर जो स्टॉक को वैल्यू किया जा रहा है वो 10% हाई पे किया जा रहा है। ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट इसमें नया है इस क्वेश्चन में कि जहाँ पे ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखा है, तो हमें इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे लाना होगा। ठीक है। दूसरा आपका एक और पॉइंट है, early in 2016 and 17 the company raised prices by 5%, but there is no increase in cost. The amount of policy was 50,000 and the claim was subject to an average clause. ठीक है। तो ये तो पॉलिसी अमाउंट हो गया। एक और पॉइंट जो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में वो ये है कि 2016-17 में प्राइजेस राइज हो रहे हैं। प्राइजेस से मतलब सेल्स प्राइस। ठीक है। और कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब जो हम लोग जीपी रेट निकालते हैं उसका पर्पस हमारा ये होता है कि हम एक एक्सपेक्टेड जीपी रेट हमें फाइंड करना होता है, जो कि हम जो मेमोरेंडम वाला पीरियड होता है जिस साल फायर अकर्ड हुई होती है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम वहाँ जो कंसिडर करते हैं जीपी रेट वो एंटिसिपेटेड ही करते हैं कि कितना होना चाहिए।
ठीक है, उस ईयर में। तो अब अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखा है रिलेटिंग टू जीपी रेट, तो वो हमें करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहीं पे कह रहे हैं कि सेल्स प्राइस बढ़ रहा है, तो अगर सेल्स प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, कौन बताएगा? कॉस्ट नहीं बढ़ रही है और सेल्स प्राइस बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी जो हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उससे जो हमारा जीपी रेट निकलेगा वो जीपी रेट इस साल उससे हाई होगा, बिकॉज प्राइजेस क्या हो रहे हैं इस बार, बढ़ रहे हैं। कॉस्ट अगर नहीं बढ़ेगी और सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो दैट मीन्स हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी रेट निकलेगा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा करेंट सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये कहा गया है कि करेंट ईयर में प्राइजेस जो हैं वो सेलिंग प्राइजेस जो है वो 5% से बढ़े हैं। ठीक है, तो एक ये एडजस्टमेंट करना है, और दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन में अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन सिंपल है, राइट। तो अब हम लोग ये दोनों पॉइंट इसमें देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, इफ यू कैन सी, इट इज 27,000। यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना दे रखा है, 27,000। लेकिन ओपनिंग स्टॉक के टाइम पर कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर रही थी, राइट। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लाना है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर अंडर वैल्यूड है तो 100/100 माइनस रेट परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10% से अंडर वैल्यूड था, 10% लेस पे वैल्यू करते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे जाने के लिए जो भी आपका अंडर वैल्यूड वैल्यू है जो दे रखी है 27,000 इंटू 100/90, तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 30,000। ठीक है, मतलब ये हो गया कि 30,000 का स्टॉक जो है इन्होंने 27,000 का वैल्यू किया था, क्योंकि 10% कम पे वैल्यू करते थे। ठीक है, तो हमारा हम जो ट्रेडिंग में लेंगे वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर दिया ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो उसके लिए 100/90। तो अगर अंडर वैल्यूड है तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी अंडर वैल्यूड वैल्यू है स्टॉक की वो इंटू 100/100 माइनस रेट परसेंट। ठीक है, तो ये हो गया 30,000। सेल्स आपको गिवन है इस पीरियड की 60 लाख। परचेजेस आपको गिवन है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च की 4,60,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अगेन यहाँ पे जो दिया है 1 अप्रैल 2016 को, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, 66,000 दे रखा है। और यहाँ पे कहा गया है ऑल ऑफ अ सडन दिस प्रैक्टिस वाज चेंज एंड स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 was valued at cost plus 10%। मतलब ये जो 66,000 का स्टॉक वैल्यूड है ये 10% ज्यादा पे वैल्यूड है। ठीक है, तो इसको भी हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे लाना है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, अब अगर ओवर वैल्यूएशन है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट अब यहाँ पर जो भी ओवर वैल्यूड वैल्यू है स्टॉक की वो इंटू 100/100 प्लस रेट परसेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल कॉस्ट 60,000। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ओरिजिनल कॉस्ट पे ले रहे हैं और ओपनिंग स्टॉक भी किस पे ले रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जीपी निकाल लेंगे बैलेंस करके। एक जो पॉइंट इसमें लॉस बाय फायर का दे रखा था जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थी, 10,000 की एक और फायर अकर्ड हो रही थी इन ऑन 21 जैन, जो कि इस पीरियड में आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। तो उसको हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर किया है। तो बाय लॉस बाय फायर हो गया 10,000, ये भी लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा जीपी आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, अकाउंट को बैलेंस करने के बाद। तो 1,80,000 आपका जीपी है, इसके बेसिस पे हम जीपी रेट निकाल लेंगे। जीपी रेट कितना हो जाएगा, जीपी रेट विल बी 1,80,000 अपॉन 6 लाख, यानी जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी है 1,80,000, सेल्स इसी पीरियड की है 6 लाख इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 30%। ठीक है, अब क्योंकि ये बोला गया है कि मेमोरेंडम वाला जो पीरियड है यहाँ पे बोला गया है अर्ली इन 2016-17। तो अर्ली इन 2016-17 हम यही मान रहे हैं कि बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल न्यू फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, तो न्यू फाइनेंशियल ईयर से 5% प्राइजेस बढ़ रहे हैं, यानी 1 अप्रैल 2016 से, जिस पीरियड से हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, 1 अप्रैल 2016 से प्राइजेस बढ़ रहे हैं 5% से, और कॉस्ट में कोई इंक्रीज नहीं है। तो अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं और कॉस्ट में इंक्रीज नहीं है तो दैट मीन्स हमारा जीपी रेट बढ़ेगा। तो
तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड जीपी रेट, हमें अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि हमने ये अज्यूम किया है कि लेट द सेलिंग प्राइस बी 100, हमने सेलिंग प्राइस को क्या माना 100, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, जो पहले सेलिंग प्राइस है हम उसको क्या मान रहे हैं 100। तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है, क्योंकि पुराना जो जीपी रेट है वो कितना है 30% है, तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है और जीपी जो है वो 30% है, तो जीपी कितना हो जाएगा 100 का 30%, 100 इंटू 30/100, ये कितना हो जाएगा 30। तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है और जीपी हमारा 30 आ गया, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा, सेलिंग प्राइस सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स माइनस जीपी आपका कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है। ये सपोज किया है सेलिंग प्राइस भी 100, जीपी जो है वो 30% ऑफ 100 हो गया 30, उस केस में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है, उस केस में जीपी 30 हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा 70। अब नया सेलिंग प्राइस कह रहे हैं 5% से प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने माना है उसी में 5% प्राइजेस इंक्रीज करते हैं। हम लोगों ने माना था 100, तो 100 प्लस 5% ऑफ 100, तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो गया 105। जो हमने सपोज किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 105। 5% प्राइजेस इंक्रीज किए हैं। हाँ बताओ रिया तिवारी, यू वांट टू से समथिंग? नो मैम, गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। सॉरी ये मैम। कोई बात नहीं। ये समझ में आया ये बात, ठीक है। 5% से प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो नया प्राइस क्या हो जाएगा 105, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो कॉस्ट अगर पहले 70 थी तो अभी भी 70 रहेगी, तो जीपी क्या हो जाएगा, फिर जीपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो न्यू सेलिंग प्राइस है 105 और कॉस्ट वही रहेगी 70, तो न्यू जीपी कितना हो गया 35, ठीक है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, क्योंकि 5 रुपए से प्राइसेस बढ़े तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया 5 रुपए से बढ़ गया। पहले 30 था प्रॉफिट, अब कितना हो गया 35, जो हमने सपोज किया है ये उसमें, ठीक है। अब हम एडजस्टेड जीपी रेट निकाल लेंगे। तो जीपी रेट निकालने का फॉर्मूला वही होता है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो हमारा जो नया ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो अपॉन न्यू सेलिंग प्राइस इंटू 100, 35 अपॉन 105 इंटू 100, तो हमारा एडजस्टेड जीपी रेट कितना हो जाएगा 33.33%, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? दिस कैन कम इन एग्जाम। जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें एडजस्टेड जीपी रेट आपको निकालने को आ सकता है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिएगा। तो ये आपका सिंपली इस पे ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं 5% से, ओरिजिनल जीपी रेट इतना है, तो अब जीपी रेट में क्या चेंज आएगा। 4 ऑप्शन होंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे इस एक छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेट एडजस्ट करेंगे। तो अब जो हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी रेट यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे 33.33% वाला करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे थे तो एंटिसिपेटेड और एक्चुअल जो हमारा अब जीपी रेट रहा होगा ये वाले एयर के लिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग एयर जिस साल फायर अकर्ड हुई है उसके लिए क्या रहा होगा 33.33%, ठीक है। तो अब हम जो ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये जीपी रेट यूज करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? फिर इसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचता, यही पॉइंट था। उसके बाद जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम ओपनिंग स्टॉक को कंसिडर करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है। तो हम पहले एडजस्ट ऑलरेडी कर ही चुके हैं, 66,000 से 60,000 निकला था तो हमने यहाँ पे 60,000 ले लिया। तो जो आपका 1 अप्रैल 2016 को दे रखा है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, इसमें पीरियड हमने मेंशन नहीं किया, इसका पीरियड हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 से डेट ऑफ फायर तक। डेट ऑफ फायर क्या थी, अगस्त, सम डेट ऑफ अगस्त थी, आई थिंक 27 अगस्त 2016, ठीक है। 27 या 25 थी, राइट। तो मेमोरेंडम अकाउंट बनता है जिस साल फायर अकर्ड हुई है उस साल के बिगिनिंग से लेके डेट ऑफ फायर तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, बाय सेल्स 3 लाख और
ये दे रखी है, गिवन है आपको सेल्स, परचेजेस 2,30,000 गिवन है, उसके बाद हम सेल्स पर ही जीपी निकाल लेते हैं। दिस वी हैव कैलकुलेटेड। नॉर्मली जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उससे जीपी कैलकुलेट करते हैं बैलेंसिंग फिगर, लेकिन यहाँ पर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं और जीपी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके पहले से ही लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एडजस्टेड जीपी रेट है उसके अकॉर्डिंग हम 3 लाख का 33.33% निकाल देंगे। ठीक है, 33.33 या 33 1/3% जो है किसी चीज़ का 1/3 होता है, हम सीधे 1/3 कर देंगे। तो 3 लाख इंटू 1/3 आपका हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसको जब बैलेंस करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 90,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं गिवन था। ठीक है, तो इसलिए अमाउंट ऑफ क्लेम क्लेम क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम सिंपली हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज वैल्यू। ये आपको एक्चुअल लॉस देगा, और उसके बाद क्योंकि पॉलिसी अमाउंट गिवन है तो हम यहाँ पे एवरेज क्लॉज लगा के नेट क्लेम निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग नेट क्लेम, अब ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, पॉलिसी अमाउंट इनटू एक्चुअल लॉस अपॉन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो एक्चुअल लॉस 72,000 है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 90,000 है, और पॉलिसी अमाउंट 50,000 है, तो दिस विल गिव यू 40,000। तो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, फिर से हम एक बार रिमाइंड कर रहे हैं कि पॉलिसी अमाउंट गिवन होने के बाद भी हम ये चेक करते हैं कि पॉलिसी अमाउंट जो है इट शुड बी लेस देन क्लोजिंग स्टॉक। टोटल वैल्यू ऑफ जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे कम है अगर पॉलिसी अमाउंट, हम तभी ये अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम एवरेज लॉस नहीं लगाते हैं। सपोज यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट होता 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 90,000, तो इस केस में फिर हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम 72,000 सीधे हो जाता, फिर हम एवरेज क्लॉज नहीं लगाते। एवरेज क्लॉज हम तभी लगाते हैं जब अंडर इंश्योरेंस है। ठीक है, तो एवरेज क्लॉज लगा के हम नेट क्लेम तभी निकालते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट 50,000 की जगह 1 लाख होता तो यानी ज़्यादा लिया गया है पॉलिसी, जो 90,000 की वैल्यू की लेना चाहिए थी उससे ज़्यादा ली गई है, तो उस केस में फिर आपका एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट्स थे, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन, वो आपको और क्वेश्चंस में भी दिखेंगे। ठीक है, या अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा जीपी रेट पर। ठीक है, ये एक पॉइंट था इस क्वेश्चन में। तो इसके इसके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चन आई विल टेल यू, वो तुम देखना, और जो इलस्ट्रेशंस हैं दैट आल्सो यू कैन गो थ्रू। एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिलेटिंग टू दिस, अदरवाइज हम अब इसकी शेयर भी करेंगे रिकॉर्डिंग, फिर से सुनना एक बार, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, जिसको कोई कंफ्यूजन है तो दे कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग, और उसके बाद अगर प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, और पर्सनली यू कैन आस्क। अब हम लोग, मैम मैं एक चीज पूछूं? हाँ पूछ लो, बताओ। मैम कि इलेक्ट्रिशियन में मेमोरेंडम अकाउंट बनाए और इसमें मैम ट्रेडिंग मेमोरेंडम दोनों बने, तो मैम कहीं कहीं पे दोनों बनेंगे क्या? बेटा हमने बताया है कि जब जीपी रेट ऑलरेडी गिवन होता है, जब जीपी रेट ऑलरेडी गिवन होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट करके दिया हो, तो हमें ट्रेडिंग यस अकाउंट मैम। बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस है जीपी रेट फाइंड करना। ठीक है, हमें मेन काम तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का ही है, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक पता करना है ऑन द डेट ऑफ फायर। जब फायर अकर्ड हो रही है तब कितना क्लोजिंग स्टॉक है, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए तो हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ही मेन बनाना है, लेकिन जीपी रेट हमें चाहिए जिसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन है तो उस केस में हमें उस केस में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 18 ही है, इसमें देखो जीपी रेट गिवन है, मगर इसमें दूसरा पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना था, तो हम क्वेश्चन 18 डिस्कस करने जा रहे हैं अब। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक और यू मैम। इलस्ट्रेशंस में बहुत आपका वर्टिकल फॉर्म में दे रखा है, उसको तुम्हें समझना मुश्किल होगा। सिंपल तरीका यही है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको टाइम आपके पास कम होगा और आपको आंसर निकालना है, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिकल अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होते हैं तो वहाँ पर भी टाइम लिमिटेशन और कम हो जाता है, तो इसलिए ये वाला जो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है बनाने का मेमो ट्रेडिंग काउंट, ये ज़्यादा आसान है।
ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चंस में इलस्ट्रेशंस में नए फॉर्मेट पे दिया है, उसको तुम अपने फॉर्मेट पे करके देखना। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल करके दे रखा है, तो उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल के फॉर्म में ना करके सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालोगे तो वो इजी है कंपैरेटिवली, राइट। क्वेश्चंस में ओके दोनों मैम। तरह से दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, और कुछ में आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल करके बनाए। ठीक है। तो वो भी एक तरीका है, बट यहाँ पर हम इसी मेथड से कर लेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 16 जरूर ध्यान से देख लेना, हमने उसकी रिकॉर्डिंग सेंड की थी, क्योंकि उसमें एब नॉर्मल आइटम का पूरा ट्रीटमेंट दिया है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने बताए थे वो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। एब नॉर्मल आइटम से रिलेटेड जो हमने आपको बताए थे कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप देखिएगा, करिएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने शेयर किया था वीडियो के फॉर्म में, उसको ध्यान से आप उसको समझिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग डिस्कस करेंगे। मिस्टर रमेश owns a retail stationery shop which was partly destroyed by fire on 25th August 2016। ठीक है, और पॉलिसी अमाउंट कितना है, 52,000 है, राइट। द बैलेंस शीट, द स्टॉक वाज इंश्योर्ड फॉर 52,000। बैलेंस शीट ड्रॉन ऑन 31st मार्च शोड द फॉलोइंग आइटम। अब बैलेंस शीट मतलब 31 मार्च 2016 के जो बैलेंसेस हैं उसमें स्टॉक दे रखा है 50,000 का। ठीक है। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट के पीरियड की बात करें तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, और अगर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ये उसका ओपनिंग हो जाएगा। क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट क्या दे रखा है आपको, क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है। ठीक है। 31 मार्च को क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना दे रखा है, 14,000। ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड up to the date of fire the following particulars were obtained। ठीक है। बस 1 मिनट के लिए जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट।